पाकिस्तान का रुपया जब डॉलर के मुकाबले बुरे तरीके से गिरा तो हर तरफ से लोग IMF नामी इदारे को पुकारने लगे। पहले तो पाकिस्तान ने कोशिशें की कि वो IMF से लोन ना ले, लेकिन फिर पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ गए और पाकिस्तान ने IMF के साथ $6 बिलियन की डील साइन की। और हकीकी तौर पर IMF के लोन के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ नॉर्मल ही नहीं होना शुरू हुई, बल्कि मार्केट में ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी देखा गया, जिसको पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री ने कवर किया। लेकिन IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, कौन है ये लोग, कैसे काम करते हैं, क्यों लोन देते हैं, इनके पास पैसा कहां से आता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड AKA IMF को एक्सप्लेन करते हुए, दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। IMF का इदारा 1944 में बनाया गया, लेकिन इसको बनाने की वजह समझने के लिए आपको पहले ग्रेट डिप्रेशन को समझना पड़ेगा। ये ग्रेट डिप्रेशन ही था कि जिसकी वजह से IMF का वजूद हुआ। और ये ग्रेट डिप्रेशन क्या भला है? बात शुरू होती है 1929 से, जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और जिससे हुआ ये कि अमेरिका की मार्केट के क्रैश के बाद दुनिया की मार्केट्स क्रैश करने लगीं। और ये इतनी क्रैश हुई कि शायद आज तक इतना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया का कभी नहीं हुआ था। इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़े और पूरी दुनिया की GDP 15% तक गिर गई। 2008 में जो ग्रेट रिसेशन आया था, उसके दौरान दुनिया की GDP सिर्फ 1% गिरी थी। अब इमेजिन करें कि 15% GDP के गिरने से क्या हाल हुआ होगा। थोड़ी एग्जांपल दे देता हूं। अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 46% तक गिर गई, होलसेल में 32% तक कमी आई, फॉरेन ट्रेड अमेरिका की 70% तक गिर गई और बेरोजगारी 600% बढ़ गई। यस, 600%। ग्रेट डिप्रेशन तारीख का एक बहुत ही बड़ा सानहा था कि जिसने शायद दुनिया को पीछे धकेल दिया, जिसके बाद 44 ममालिक इकट्ठे बैठे और तय पाया कि हमें एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो हमें ऐसे मुस्तकबिल में आने वाले मामलात से बचा के रखे। और इस तरह IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक और इदारा वजूद में आया जिसको वर्ल्ड बैंक कहा गया। IMF का मेन काम ये था कि वो दुनिया की करेंसीज के एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करे, ममालिक के एक दूसरे के साथ तिजारत को आसान बनाए, ममालिक की पायदार तरक्की हो, रोजगार बढ़े और इकोनॉमी को बेहतर करने के नए तरीक़ेकार को ममालिक में इंट्रोड्यूस किए जा सके। दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ कुछ ऐसे कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़ गईं। ममालिक में रवाबत और तिजारत पहले से ज़्यादा और एक दूसरे पर डिपेंड भी करने लगी। ये जो एक अच्छी बात है, लेकिन इससे निकलने वाला ड्रॉबैक ये है कि ममालिक की इकोनॉमीज एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रही थीं। यानी अगर एक मुल्क का दिवालिया होता तो इसका असर सिर्फ उसी मुल्क पर नहीं पड़ता, उसकी गूंज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में सुनाई देती थी। एक छोटा सा अमेरिका में होने वाला वाकया पाकिस्तान या इंडिया की स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान की सूरत में नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह बैठ जाए तो इससे सिर्फ इंडिया मुतासिर नहीं होगा, बल्कि जो जो ममालिक उससे तिजारत करते हैं उनकी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा धचका लगेगा, जिससे उन ममालिक की इकोनॉमीज भी नीचे जाएंगी और फिर उनसे जुड़े हुए ममालिक की इकोनॉमीज नीचे जाएंगी और फिर ये इफेक्ट दुनिया भर में फील होगा। इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। एक ब्रिक के गिरने से पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। एंड फॉर श्योर ये अच्छा नहीं है दुनिया के लिए, और इसीलिए IMF जैसा इदारा बनाया गया ताकि उन ममालिक को फाइनेंशियल टीका लगाया जा सके जो दिवालिये के करीब हों, ताकि उनकी गिरती हुई इकोनॉमी स्टेबल हो जाए और डोमिनो इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके। लेकिन IMF ख्वामख्वाह आपको लोन्स नहीं देता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका मेन गोल ये होता है कि इकोनॉमीज कोलैप्स ना कर पाएं। तो लोन देने से पहले IMF उस मुल्क के अकाउंट्स एंड फाइनेंसेस को अच्छे से स्टडी करता है और फिर मुल्क से डिमांड करता है कि फलां चेंजेस की जाएं, ताकि आप फिर कुछ साल बाद हमारे सामने लोन मांगने ना खड़े हों, बल्कि आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए। ये हमने देखा पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम में, जब IMF ने भरकर शराइत लगा दी सिर्फ $6 बिलियन के लोन देने से पहले, जो बाद में पाकिस्तानी हुकूमत ने मान ली और इंस्टॉलमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ। इससे हुआ ये कि IMF के भरोसे की वजह से मार्केट में बेहतरी आना शुरू हुई और ताजरों का एतमाद भी बहाल हुआ। लेकिन IMF अकेला बैंक नहीं है जिसको दुनिया की इकोनॉमी को सही करने की पड़ी है। IMF के कंपेटिटर्स भी हैं मार्केट में, और वो भी मुश्किल इक्तिसादी सूरत हाल में किसी भी मुल्क की मदद को तैयार होते हैं। कंपेटिटर्स में शामिल है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये बैंक्स भी मदद के लिए मौजूद रहते हैं।
लेकिन IMF की मेनली कोशिश होती है कि वो अमेरिकी या यूरोपीय यूनियन के मफाद को पूरा करे, जबकि न्यू डेवलपमेंट एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अमूमी तौर पर चीनी और रूसी मफाद को पूरा करें। सवाल यहाँ ये आता है कि जब IMF का इदारा पूरी दुनिया के लिए है तो वो अमेरिकी और यूरोपीय मफाद को क्यों पहले तरजीह देता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि IMF का पैसा आता कहां से है। IMF मेनली इन्वेस्टमेंट लेता है पूरी दुनिया के ममालिक से। यस, IMF के मेंबर ममालिक IMF में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं एज इन्वेस्टमेंट एंड IMF उस पैसे को दूसरे ममालिक को लोन देता है सूद पर, और फिर उस सूद के मुनाफे को वापस उन ममालिक में तकसीम करता है जिन ममालिक ने पैसा डिपॉजिट किया होता है। जो मुल्क ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे उतना ही सूद यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, और सबसे ज्यादा पैसा IMF ने अमेरिका ने इन्वेस्ट कर रखा है, तकरीबन 17%, और तकरीबन 5वें हिस्से की हिस्सेदारी से अमेरिका को इजाजत मिलती है ज्यादा ताकतवर हक के राय दही की। वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलते हैं, जिससे अमेरिका IMF को एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है दुनिया की इकोनॉमीज को अपने मफाद के इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए IMF का इतना प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर CPEC की मालूमात IMF से शेयर करने के लिए, क्योंकि मेनली अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC के हवाले से ये मामलात अमेरिका तक पहुंचें ताकि वो इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gawhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।